हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का बुक जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा पर बेस है। इस चैप्टर में हम भारत के इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो इतिहास है वो हम आर्थिक रूप से पढ़ेंगे। चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे ताकि हमारी और भी जो नई वीडियोस हैं वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुंचे। तो देरी ना करते हुए आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर में हम आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दशा थी उसके बारे में देखेंगे कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था जो था वो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था था या विकासशील अर्थव्यवस्था था या गतिहीन अर्थव्यवस्था था, कैसी अर्थव्यवस्था था उसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था के ये जो टाइप हैं, जैसे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था या गतिहीन अर्थव्यवस्था, ये जो स्थितियां हैं पहले हमें उनके बारे में देख लेना चाहिए कि हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कोई देश अगर अगर कोई अर्थव्यवस्था है और वो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है तो हम कैसे पहचान करेंगे। तो अगर कोई देश पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है तो वो जो देश है वो उसमें कृषि जो होगा वो जीवन निर्वाह का एक प्रमुख स्रोत होगा। यानी कृषि, वो लोग किस पे निर्भर रहेंगे? कृषि पर निर्भर रहेंगे। दूसरा ये कि वहाँ की जीवन की गुणवत्ता बहुत कम होगी, लाइफ की क्वालिटी बहुत कम होगी और निर्धनता यानी गरीबी बहुत अधिक होगी। यानी साफ सीधी बात, अगर किसी अर्थव्यवस्था में वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं और जीवन की गुणवत्ता बहुत कम है और वो लोग बहुत गरीब हैं, तो इसका मतलब वो अर्थव्यवस्था क्या है? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में हम कैसे देखेंगे कि कोई देश या कोई अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है? तो उस अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति के आय का जो स्तर है वो हमेशा बढ़ता रहता है। यानी हर एक व्यक्ति जो वहाँ कमा रहा है, जिस उसकी जो आय है वो हमेशा बढ़ेगी, कभी भी घटेगी नहीं। तो वो देश, वो अर्थव्यवस्था क्या है? वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। और दूसरा ये कि ये जो अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था, वो कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र की तरफ बढ़ता है। ये कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं रहता पिछड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, ये कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र की तरफ भी बढ़ता है, इसलिए ये विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। तीसरा है गतिहीन अर्थव्यवस्था। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कोई देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गतिहीन अर्थव्यवस्था है? तो ये जो अर्थव्यवस्था होती है ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें लंबे समय तक कोई आर्थिक समृद्धि नहीं होती, और होती भी है तो बहुत कम। बिल्कुल, अगर कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था है तो इसका साफ सीधा मतलब है कि वो देश लंबे समय तक कोई आर्थिक समृद्धि नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो बहुत कम कर रहा है। चौथा देख लेते हैं। चौथा है जीवंत अर्थव्यवस्था। ये कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? इसकी हम कैसे पहचान करेंगे? तो ये अर्थव्यवस्था गतिशील अर्थव्यवस्था होती है, यानी इसमें जो परिवर्तन आता है वो गतिशील परिवर्तन आता है, यानी बहुत तेजी से विकास कर रहा होता है ये अर्थव्यवस्था। दूसरा ये कि उत्पादन की प्रक्रिया में, यानी ये लोग जो प्रोडक्ट, इस अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग करती है ये अर्थव्यवस्था उत्पादन के लिए। उत तीसरा ये कि उत्पादन ज़्यादातर बाजार के लिए और लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, यानी ये उत्पादन तब करते हैं, ये तभी उत्पादन करते हैं ज़्यादातर ताकि ये बाजार के लिए उत्पादन कर पाए और इनको वहाँ से लाभ मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर के मेन पॉइंट्स पर, यानी मेन मुद्दों पर, कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। अगर हमें किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है कि अगर वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था या गतिहीन अर्थव्यवस्था या जीवंत अर्थव्यवस्था है, तो हमें उसके कृषि क्षेत्रों या औद्योगिक क्षेत्रों और विदेशी व्यापार के क्षेत्रों को देखना चाहिए। जब हम इन तीनों क्षेत्रों को देखेंगे तो इससे हमें
अंदाज़ा लग जाएगा या हमें समझ आ जाएगा कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है या गतिहीन है या जीवंत है। तो सबसे पहले हम कृषि अर्थव्यवस्था देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र की दशा देख रहे हैं। तो इस कृषि क्षेत्र की दशा को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, उत्पादकता का निम्न स्तर। ये क्या है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का जो स्तर था वो बहुत ही निम्न था। यानी कृषि क्षेत्र में उत्पादन जो होता था वो बहुत ही कम होता था। निम्न उत्पादकता का मतलब उत्पादन का निम्न स्तर है। यानी अगर प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है, तो इसका मतलब क्या, उत्पादन का जो स्तर है यानी उत्पादन जो होता था वो बहुत ही निम्न था, बहुत ही कम था। 2014 की तुलना में 1947 में गेहूं के उत्पादन का स्तर लगभग 15 गुना तथा चावल का लगभग 5 गुना कम था। यानी 2014 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ वो 1947 की तुलना में 15 गुना ज़्यादा था। यानी 2014 में जितना गेहूं हुआ उससे 15 गुना कम 1947 में हुआ। और 2014 में जितने चावल का उत्पादन हुआ उससे 5 गुना कम 1947 में हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कम उस समय उत्पादन हुआ करता था। दूसरा पॉइंट है उच्च कोटि की संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है, संवेदनशीलता यानी उम्मीद रखना या किसी पर निर्भर रहना, ये संवेदनशीलता है। तो आइए देखते हैं ये कृषि में कैसा था। कि कृषि में अधिक संवेदनशीलता पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि इसकी वर्षा पर निर्भरता बहुत अधिक थी। कृषि में अधिक संवेदनशीलता, उम्मीदें, निर्भरताएं थी। क्यों थी? क्योंकि ये जो कृषि थी वो वर्षा पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर रहती थी। अच्छी वर्षा का मतलब अधिक उत्पादन और कम वर्षा का मतलब कम उत्पादन। अगर बारिश अच्छी हुई तो उत्पादन बढ़िया होगा, और अगर बारिश कम हुई तो उत्पादन जो होगा वो बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। इसलिए ब्रिटिश शासन काल में सिंचाई के स्थायी साधनों का विस्तार करने में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। क्यों था ऐसा? वो लोग क्यों थे वर्षा पर निर्भर? क्योंकि जो ब्रिटिश शासन काल में जो सिंचाई के जो स्थायी साधन हैं जैसे नहर या कुएं, उनके विस्तार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। कहीं पर भी नहर और कुएं नहीं खुदवाए गए ताकि सिंचाई के स्थायी साधन बन सके या किसान उनसे सिंचाई कर सके। इसलिए जो कृषि थी वो सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर थी। तीसरा पॉइंट है भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच चौड़ी खाई। इसका मतलब क्या है, अभी देखते हैं। कि भूमि के जो स्वामी हैं वो क्या करते थे, वो कभी कभार ही भूमि पर खेती करते थे। ठीक है, भूमि के जो स्वामी थे यानी भूमि का जो मालिक था वो क्या करता था, वो कभी कभार ही भूमि पर खेती करता था। ठीक है, भूमि के स्वामी फसल के हिस्सेदार तो थे लेकिन उत्पादन की लागत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। यानी वो अगर फसल हुई तो भूमि के स्वामी फसल लेने तो आएंगे, लेकिन फसल को बोने में, उसको पैदा करने में जो खर्चा आएगा, जो लागत आएगी, उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। फसल के हिस्सेदार भूस्वामियों को कृषि की समृद्धि से कोई लेना देना नहीं था। यानी उनको कृषि, यानी जो भूस्वामी थे उनको कृषि की समृद्धि से कोई लेना देना नहीं, कृषि का विकास हो या ना हो उनको कोई परवाह नहीं। बल्कि भूस्वामियों का एकमात्र उद्देश्य लगान को अधिकतम करना था। यानी उनका एकमात्र ये उद्देश्य था कि फसल में उनका हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, और वो टैक्स यानी लगान जो फसल बोने पे लगाते थे वो कितना अधिकतम कर ले, बस वो यही चाहते थे। उनका एकमात्र यही उद्देश्य था। भूमि पर खेती करने वाले किसानों को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था
उससे वो केवल अपना निर्वाह ही मुश्किल से कर पाते थे। बिल्कुल, भूमि पर जो किसान खेती करते थे, जो फसल या अनाज उगाते थे, उनको जो पारिश्रमिक यानी जो उस अब उगाने के लिए जो मिलता था, पैसे मिलते थे, उससे वो क्या कर सकते थे, सिर्फ अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे बस। अपनी कोई भी इच्छा या ज़रूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी नहीं कर सकते थे। इसलिए कृषि का पिछड़ापन तथा गतिहीनता इसका स्पष्ट परिणाम निकला। बिल्कुल, जब किसानों का जीना ही मुश्किल था, तो ऐसे में कृषि कैसे विकास कर सकता था। इसलिए कृषि का जो स्थिति थी वो एकदम पिछड़ापन और गतिहीन वाली स्थिति थी। चौथा पॉइंट है अनार्थिक एवं खंडित जोत। ये क्या है अनार्थिक एवं खंडित जोत, आइए देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि भूमि जो थी वो खंडित एवं टुकड़ों में बटी हुई थी, जिसके अनुसार अधिकांश जोत अनार्थिक थे, जिन पर उपज कम होती थी। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो कृषि की जो भूमि थी, खेती करने लायक जो भूमि थी, वो क्या थी, वो खंडित थी और टुकड़ों में बटी हुई थी। 50 गज यहाँ पड़ा हुआ है, 40 गज वहाँ है, 20 गज वहाँ है, तो ये खंडित छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ी हुई थी या बटी हुई थी। तो इससे क्या हो रहा था, इससे जो अधिकांश जो जोत था, जो खेती थी, वो अनार्थिक थी। कैसे कर सकते थे, 30 गज या 40 गज में अगर जमीन है, छोटा सा टुकड़ा है कोई, तो उसमें खेती करना असंभव सा था, या होता भी था तो बहुत कम होता था, वो अनार्थिक सा होता था। इसलिए जो उपज भी होती थी वो बहुत कम होती थी। उत्पादकता का निम्न स्तर, उच्च कोटि की संवेदनशीलता, भूमि और किसानों के बीच चौड़ी खाई और अनार्थिक एवं खंडित जोत के इन पॉइंटों से हमें ये पता चलता है कि जो भारत की जो कृषि थी वो क्या थी, पिछड़ी हुई थी और गतिहीन थी। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा गतिहीनता के महत्वपूर्ण कारक कौन से थे। कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से जो भारतीय कृषि थी वो पिछड़ी हुई थी या गतिहीन थी। तो पहला जो कारण है, जो पहला जो मेन कारण है वो क्या है, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली, इस भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत सरकार, भूस्वामियों तथा किसानों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध को स्थापित किया गया था। यानी सरकार, भूस्वामी और किसानों के बीच त्रिकोणीय संबंध था। और ये जो संबंध था, इसी संबंध को क्या कह रहे थे, या इसी प्रणाली को क्या कह रहे थे, जमींदारी प्रथा का नाम दिया गया था इस प्रणाली को। इस प्रणाली का नाम था जमींदारी प्रथा। इस प्रथा के अनुसार जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी स्वीकार किया गया। जमींदार जो थे उनको भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया गया। बिल्कुल, अब क्या था कि जमींदारों को भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी। यानी जमींदार अगर अब जो भूमि के स्थायी स्वामी हो गए थे, तो उससे क्या हो रहा था कि उनको भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी। एक भूमि के टैक्स के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी जमींदारों को। जमींदारों को पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वो भूमि को जोतने वाले से जितनी चाहे राशि ले सकते हैं। बिल्कुल, जमींदारों को ये पूरी खुली छूट दी गई थी कि वो जितना चाहे टैक्स या जितना चाहे उनसे राशि ले सकते हैं जो भूमि को जोत रहे हैं। और सिर्फ इसी कारण से जब जमींदारों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई कि वो जितना चाहे राशि ले सकते हैं जोतने वाले से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रणाली की वजह से जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। भू राजस्व के लिए अपनी मांग को बार बार बढ़ाते गए, जिससे कृषि का संपूर्ण विनाश हो गया। आज़ादी के समय भारतीय कृषि का पिछड़ापन या गतिहीन होने का दूसरा मुख्य कारण है कृषि का व्यापारीकरण।
कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए खेती करने के बजाय बाजार के लिए खेती करने से है। यानी कृषि का व्यापारीकरण तब होता है जब किसान खुद के खाने के लिए, खुद के निर्वाह के लिए अनाज ना पैदा करके बाजार के लिए पैदा करे, तो वो कृषि का व्यापारीकरण होता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग में कपड़े को रंगने के लिए तथा उसे रंजित करने के लिए नील की बहुत ज़रूरत थी। बिल्कुल ब्रिटेन में जो कपड़ा उद्योग था उसमें कपड़े को रंगने के लिए या उसे रंजित करने के लिए नील की बहुत ही ज़रूरत थी। तो इससे क्या किया, इस कारण ब्रिटिश सरकार ने किसानों को परंपरागत निर्वाह फसल यानी चावल तथा गेहूं के स्थान पर व्यापारिक फसलों की खेती करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सरकार ने किसानों से कहा कि अब तुम निर्वाह के लिए यानी चावल या गेहूं को अब नहीं उपजाओगे, अब क्या उपजाओगे, व्यापारिक फसलों को उपजाओगे यानी नील की खेती करोगे। और किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम धन लेने के लिए विवश किया जाता था। यानी उन्हें पहले से ही एडवांस पेमेंट कर दिया जाता था, या अगर वो नहीं लेते थे फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती देते थे कि ये लो पैसे और अब तुम्हें यही खेती करनी है, नील की खेती ही करनी है। अब बेचारा किसान करे तो क्या करे। अब जब उसको अग्रिम धन देने के लिए लेने के लिए विवश किया जाता था, एडवांस पेमेंट जब उन्हें दे दिया जाता था, तो वो क्या करने लगे, फिर वो व्यापारीकरण यानी व्यापारिक फसलों की खेती करने लगे। लेकिन व्यापारीकरण के कारण निर्वाह खेती करने वाले किसानों को बाजार से अनाज खरीदने के लिए नकदी की आवश्यकता पड़ने लगी। बिल्कुल, अब जब वो निर्वाह के लिए खेती नहीं कर रहे, अब जब वो चावल नहीं उगा रहे या गेहूं नहीं उगा रहे, तो उनको खाने के लिए तो अनाज चाहिए ना भाई। और उनको वो अनाज कहाँ से मिलेगा, बाजार से मिलेगा। और बाजार में तो नकदी यानी पैसा चलता है और उसके लिए उनको आवश्यकता पड़ी इसकी। लेकिन निरंतर ऋणग्रस्तता के कारण कभी कभार ही उनके पास नकदी होती थी। बिल्कुल, उनको खेती करने के लिए पैसे भी चाहिए, तो वो ऋण लेते थे। और जब उनके पास इतना ऋण ही होता था कि वो कभी कभार ही उनके पास पैसे या नकदी होती थी। फलस्वरूप इसका एक ही परिणाम निकला कि स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र जो था वो पूरी तरह से पिछड़ गया या गतिहीन या गैर कंपायन हो गया था। चलो, अब तक तो बात हुई कृषि क्षेत्र की कि कृषि क्षेत्र में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, एकदम पिछड़ी हुई थी और गतिहीन थी। अब देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी आज़ादी के समय। तो ब्रिटिश शासन काल में व्यवस्थित ढंग से औद्योगिकीकरण का पतन हुआ। बिल्कुल, ब्रिटिश शासनकाल में व्यवस्थित ढंग से यानी एकदम प्लान के साथ, एकदम स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल औद्योगिकरण का पतन किया गया। और वो जो पतन था वो कैसा था, क्या कारण था, वो देखते हैं। तो पहला था ब्रिटिश सरकार की विभेदमूलक नीतियों के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन। दूसरा, निवेश के अवसरों के अभाव के कारण आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास। इन्हीं दोनों पॉइंटों को हम विस्तार से देखते हैं। तो पहले भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन को देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन से पहले भारत का हस्तशिल्प उद्योग अपने उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था। बिल्कुल, जब ब्रिटिश शासन नहीं था भारत में, तब भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो एकदम बढ़िया और पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, वो इतना बढ़िया था। लेकिन ब्रिटिश शासन के गलत आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों की वजह से भारतीय शिल्प कला का जो क्या हो गया, पतन हो गया। और वो क्यों हुआ, उसके जो मेन कारण हैं वो निम्नलिखित हैं जो हम देखेंगे। तो पहला कारण क्या है, राज्य की विभेदमूलक तटकर नीति। राज्य की विभेदमूलक तटकर नीति में क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बढ़ रही थी। बिल्कुल, जब भारत में ब्रिटिश का शासन था तब क्या था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बढ़ रही थी। ब्रिटेन को अपने उद्योग के लिए
कच्चे माल की तथा निर्मित उत्पाद को बाजार में बेचने की आवश्यकता थी। ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति बढ़ रही थी तो सिंपल सी बात है, उनको औद्योगिक करने के लिए या वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, और जो वस्तुएं वो बना रहे थे उन्हें बेचने की आवश्यकता थी। तो ब्रिटेन ने पाया कि भारत कच्चे माल का उत्कृष्ट साधन था। भारत में जो कच्चा माल था वो बहुत ज़्यादा था, और साथ ही उद्योग में निर्मित उत्पाद की बिक्री के लिए एक उत्तम बाजार भी था। बिल्कुल, भारत में एक तो कच्चा माल भी था जो उन्हें बिल्कुल चाहिए था अपने उद्योग के लिए, और जो वो वस्तु बना रहे थे उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए था, और भारत एक बहुत ही बढ़िया बाजार था, उत्तम बाजार था। इसलिए ब्रिटेन ने क्या करा, विभेद मूलक तटकर नीति अपनाई। इस विभेद मूलक तटकर नीति में क्या था, इसके अंतर्गत भारत से कच्चे माल का निर्यात तथा ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पाद के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया। यानी भारत से जो कच्चा माल वहाँ जाता था उस पर कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में ले जाओ। भारत से जो कच्चे माल है वो ब्रिटेन में फ्री में जाएंगे, और ब्रिटेन से जो वस्तुएं आएंगी, निर्मित वस्तुएं जो आएंगी वहाँ की, वो भी एकदम फ्री में आएगी, उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद के निर्यात पर भारी शुल्क लगाया गया। यानी भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग के उत्पाद थे उन पर क्या किया गया, भारी मात्रा में शुल्क लगाया गया, और जब उन पर टैक्स लगाया गया तो फिर वो क्या हो गई, वो चीज़ महंगी हो गई, और उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं खरीदते थे। परिणाम इसका साफ साफ यही निकला कि ब्रिटिश वस्तुओं की मात्रा भारतीय बाजार में बहुत अधिक बढ़ गई, और भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की घरेलू बाजार में बिक्री निरंतर कम होने लगी। विदेशी बाजार में भी संकुचित होने लगा हमारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के वस्तुएं। अंततः इसका परिणाम भारत में हस्तशिल्प का पतन था, सीधा सिंपल। बिल्कुल, ब्रिटेन ने ऐसी नीति अपना ली, ऐसी विभेद मूलक नीति अपनाई उन्होंने कि भारत से कच्चे माल का निर्यात हुआ और ब्रिटेन से औद्योगिक उत्पाद के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया। भारत से कच्चा माल ले जाओ, कोई कोई शुल्क नहीं लगेगा, और ब्रिटेन से जो वहाँ की उनकी वस्तुएं हैं वो भारत में आएगी, उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के उत्पाद के निर्यात पर भारी मात्रा में शुल्क लगेगा। तो इससे इसका सीधा साधा परिणाम निकलना ही था कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन होना था। हस्तशिल्प के उद्योग के पतन का जो दूसरा मुख्य कारण था वो था राज दरबारों का लोप होना। ब्रिटिश शासन में पहले देश के विभिन्न भागों में नवाबों, राजाओं, शहंशाहों तथा सम्राटों की हुकूमत थी। उनके दरबार भारतीय हस्तशिल्प को संरक्षणता प्रदान किया करते थे। उनके जो दरबार थे वो क्या करते थे, भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं को प्रोटेक्शन देते थे कि हाँ, ये भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं और ये अच्छी हैं, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, यानी वो विश्व भर में प्रसिद्ध थी। लेकिन ब्रिटिश शासन का आरंभ देशी राज दरबारों का अंत साबित हुआ। बिल्कुल, जब ब्रिटिश शासन आया तो राज दरबार क्या हो गए, खत्म ही हो गए एक तरह से। इसके साथ ही हस्तशिल्प उद्योग से राज्य की संरक्षणता उठ गई। बिल्कुल, जब दरबार ही नहीं रहा तो क्या संरक्षणता रहेगी, तो संरक्षणता उठ गई। फलस्वरूप इसका पतन जो है वो आरंभ हो गया। पतन का तीसरा मुख्य कारण है मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। मशीनों द्वारा निर्मित ब्रिटेन की वस्तुओं के उत्पादन का जो लागत था वो बहुत कम होता था, और भारत में बने हस्तशिल्प की वस्तुएं उनकी प्रतियोगिता के आगे टिक ना सके। इसके अतिरिक्त मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक थी, और प्रतियोगिता के कारण भारतीय शिल्पकारों को अपना व्यवसाय हमेशा के लिए बंद करने के लिए विवश होना पड़ा। बिल्कुल,
एक तो ये कि जो मशीन से बनी हुई वस्तुएं थी उनमें उत्पादन का जो लागत था वो बहुत कम था, लेकिन भारत की जो हस्तशिल्प की वस्तुएं थी वो क्या थी, वो उनके उत्पादन का लागत बहुत था, इसलिए वो कंपटीशन में टिक नहीं पाई ब्रिटेन की वस्तुओं से। और दूसरा ये कि मशीन से जो वस्तुएं बनती थी उनकी गुणवत्ता एकदम बहुत बढ़िया होती थी, लेकिन जो भारत की जो हस्तशिल्प की वस्तुएं थी वो क्या थी, वो हाथों से बनती थी, तो उनकी जो गुणवत्ता थी वो मशीन के बराबर तो नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं वो मशीन से बनी वस्तुओं के सामने टिक नहीं पाई, और भारतीय शिल्पकारों को अपना व्यवसाय बंद करना ही पड़ा। हस्तशिल्प के पतन का चौथा जो मुख्य कारण है वो है मांग का नया स्वरूप। ये क्या था कि ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित भारत में एक नए वर्ग का जन्म हुआ। ये वर्ग पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने में बहुत रुचि रखने लगा। यानी भारत में कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश कल्चर से बहुत प्रभावित थे और वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते थे। उन्हें पाश्चात्य जीवन शैली, जो उनकी जो लाइफ थी, वो बहुत ही अच्छी लगती थी। तो इससे क्या हुआ, परिणाम इसका ये निकला कि मांग के स्वरूप में ब्रिटिश वस्तुओं के पक्ष तथा भारतीय वस्तुओं के विपक्ष में बदलाव आया। यानी ये लोग ब्रिटिश वस्तुओं की मांग ज़्यादा करने लगे और भारतीय वस्तुओं की मांग बहुत कम करने लगे। इस प्रक्रिया के कारण भारतीय उद्योग जो थे वो नष्ट होते गए। हस्तशिल्प उद्योग के पतन का पांचवा मुख्य कारण था भारत में रेलवे का आगमन। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे प्रणाली आरंभ करके ब्रिटिश वस्तुओं को देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाया। यानी जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे प्रणाली इसीलिए आरंभ की कि ब्रिटिश की जो वस्तुएं हैं वो देश के कोने कोने तक पहुंचे। इसका परिणाम ये निकला कि ये जो निम्न लागत वाली ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार का आकार निरंतर बढ़ने लगा। बिल्कुल, जब देश के कोने कोने में वो वस्तुएं पहुंचेंगी यानी उसका बाजार क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ने लगा, तथा उच्च लागत वाले भारतीय वस्तुओं का बाजार सीमित होने लगा। रेल से जाती थी वस्तुएं ब्रिटेन की, तो काफ़ी सस्ती पड़ती थी, लेकिन भारतीय वस्तुएं जो थी वो काफ़ी महंगी पड़ती थी और उनका बाजार फिर क्या होने लगा, सीमित होने लगा। इसलिए भारतीय हस्तशिल्प के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई। भारतीय हस्तशिल्प के उद्योग का पतन तो देख लिया, लेकिन अब देखेंगे कि आधुनिक उद्योग का क्या हुआ। तो आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास हुआ। वो कैसे हुआ वो देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में भारत में आधुनिक उद्योग का विकास बहुत निराशाजनक रहा। इसका विकास बहुत धीमा तथा मंद गति वाला था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण हेतु कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया था। यानी आधुनिक उद्योग तो आए भारत में, लेकिन उनका विकास क्या हुआ, बहुत ही धीमा और मंद गति वाला था, क्योंकि जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने उसके विकास के लिए कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। तो पहली घटना देख लेते हैं जो बताती है कि आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास हुआ। तो हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण घटी आर्थिक घटनाओं से विश्व भर में औद्योगिक वस्तुओं की दुर्लभता बढ़ गई थी। बिल्कुल, जब विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसके कारण क्या हुआ, आर्थिक घटनाएं घटी और इससे विश्व भर में क्या हो गया, औद्योगिक वस्तुओं की कमी पड़ गई। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए निवेशकों ने भारत में आयरन एंड स्टील और कागज जैसे उद्योगों की स्थापना की। बिल्कुल, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इसके कारण पूरे विश्व भर में औद्योगिक वस्तुओं की कमी पड़ गई, और जब कमी पड़ गई तो भारत के निवेशकों ने क्या किया, भारत में निवेश किया। उन्होंने आयरन, स्टील और कागज जैसे उद्योगों की स्थापना की। लेकिन
आधुनिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राज्य की भागीदारी बहुत सीमित थी। यह केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित थी जिनके द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के आकार विस्तृत होने की आशा होती थी। यानी राज्य, यानी वहाँ के जब भारत की से यानी तब की सरकार जो थी वो सिर्फ उन्हीं उन्हीं चीज़ों में भागीदारी करती थी, उन्हीं चीज़ों का विकास करती थी जहाँ पर ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़े। उन्हें दूसरे बाजारों से, दूसरे औद्योगिकरण से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें बस अपने ब्रिटिश की वस्तुएं बेचनी थी। और ये जो क्षेत्र थे जिनमें उनकी ब्रिटिश वस्तुएं बेचती थी और या बेचने में काम आती थी, वो क्षेत्र थे रेलवे या शक्ति का उत्पादन या बंदरगाहों का विकास या संचार के साधन। ब्रिटिश सरकारों ने सिर्फ इसी पर काम किया। उन्हें आयरन और स्टील या कागज जैसे उद्योगों से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा घटक था कि पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग के अभाव के कारण भी औद्योगिकरण का विकास बहुत धीमा तथा मंद गति वाला था। बिल्कुल, पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों की कमी थी, जिसके कारण भी औद्योगिकरण का जो विकास था वो बहुत धीमा तथा मंद गति वाला था। पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें मशीन और औद्योगिक प्लांट्स का उत्पादन होता है। और पूंजीगत वस्तुएं वही वस्तुएं होती है जो जिनमें मशीनें आती है या औद्योगिक प्लांट्स आते हैं, जिनका और औद्योगिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी बिल्कुल मशीनों का उपयोग किस लिए करते हैं? औद्योगिकरण, उद्योग में वस्तु के उत्पादन के लिए तो मशीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता थी। बिल्कुल, मशीनों या औद्योगिक प्लांट्स को बनाने के लिए निवेश की बहुत आवश्यकता थी, जो कि भारतीय निवेशकों के पास नहीं थे। निवेश की आवश्यकता तो थी, लेकिन भारतीय निवेशक निवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए पूंजीगत वस्तुओं के अभाव में भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया धीमी और मंद गति वाली रही। अभी तक हमने कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में तो देख लिया कि हमारे ये जो आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही पिछड़ी और मंद गति वाली थी। लेकिन अब हम विदेशी व्यापार में देखेंगे कि हमारे भारतीय की अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी हुई थी या कुछ और ही थी। तो देखते हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार। प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भारत को ऊंचा स्थान प्राप्त था। भारत निर्मित सामान के निर्यातक के रूप में जाना जाता था, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप इस श्रेष्ठता का अंत हो गया। बिल्कुल, पहले भारत क्या था? भारत का जो विदेशी व्यापार था वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऊंचा था। और भारत में जो वस्तुएं बनती थी वो खूब विदेशों में जाती थी। लेकिन जब से ब्रिटिश शासन आया तब से इन सब का क्या हो गया? अंत हो गया। ब्रिटिश शासन ने विभेद मूलक व्यापार तथा तटकर नीति से भारत को कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा निर्मित माल का शुद्ध आयातक बना दिया। बिल्कुल, भारत को क्या कर दिया उन्होंने विभेद मूलक नीति से कि भारत के जितने भी कच्चे माल थे उनको निर्यातक बना दिया। यानी कच्चे माल को सीधा भेजा जाने लगा, भारत से निकाला जाने लगा। और जो निर्मित माल है, जो ब्रिटेन में माल बनाए जाते थे, जो वस्तुएं बनाई जाती थी, उनका आयातक बना दिया गया। यानी वहाँ पर वो भारत में वस्तुएं बाहर से आने लगी, भारत का कच्चा माल बाहर जाने लगा और बाहर की वस्तुएं भारत में आने लगी। इसी विदेशी व्यापार को हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला ये कि प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक और तैयार उत्पादों का शुद्ध आयातक। इस पॉइंट में ही है कि प्राथमिक उत्पादों यानी कच्चे मालों का शुद्ध निर्यातक, यानी प्राथमिक माल और कच्चे मालों को भेजने वाला शुद्ध रूप से, और तैयार मालों को लेने वाला, यानी तैयार जो वस्तुएं होती थी बाहर से वो यहाँ आती थी भारत में। तो देखते हैं इसको डिटेल में। भारतीय अर्थव्यवस्था के
औपनिवेशिक शोषण के कारण भारत कच्चे माल तथा प्राथमिक वस्तुओं जैसे कच्चा रेशम, कपास, पटसन, नील, चीनी, ये सब, इन सब का क्या हो गया, प्राथमिक वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक बन गया। बिल्कुल, कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुएं क्या होने लगी, भारत से जाने लगी बाहर। और दूसरी ओर ब्रिटिश उद्योग द्वारा उत्पादित निर्मित वस्तुओं जैसे सूती, रेशम, ऊनी कपड़े, ये सब, ये जो उत्पादित वस्तुएं थी ब्रिटिश की, उनका क्या हो गया, शुद्ध आयातक बन गया भारत। यानी ये जो ब्रिटिश की जो वस्तुएं थी वो भारत में आने लगी। दूसरा पॉइंट है भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकारी नियंत्रण। ब्रिटिश शासन से पहले भारत का विदेशी व्यापार विश्व के सभी भागों में विस्तृत था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति के कारण विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन सरकार का एकाधिकार नियंत्रण हो गया। बिल्कुल, तो इससे जब एकाधिकार नियंत्रण हो गया भारत पर, तो फिर इससे क्या हुआ कि भारत के 50% से अधिक निर्यात तथा आयात तब केवल भारत और ब्रिटेन के बीच ही सीमित हो गए। जब ब्रिटेन की सरकार भारत में बन गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो वस्तुओं का लेन देन है वो भारत और ब्रिटेन के साथ होने लगा। भारतीय निर्यातकों से ब्रिटिश उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध होने लगा। भारत से जो भी जाता था वो सीधा कच्चा माल ही जाता था, वो भी सीधा ब्रिटेन के उद्योग को। और ब्रिटेन से आयातित निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए भारत एक विशाल बाजार बन गया। ब्रिटेन में जो वस्तुएं निर्मित होती थी, जो वस्तुएं उत्पादित होती थी, वो सीधा कहाँ आकर बिकती थी, भारत में, क्योंकि भारत एक विशाल बाजार बन चुका था उनके लिए, जहाँ पे वो अपनी वस्तुएं बेचते थे। व्यापार में आधिक्य, परंतु अंग्रेजों के लाभ के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन व्यापार में आधिक्य क्या होता है? व्यापार में आधिक्य यानी जब वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाए, यानी जब आप माल खरीदने से ज़्यादा बेचने लगो। तो जब आप खरीदोगे कम और बेचोगे ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। वही प्रॉफिट क्या है, व्यापार में आधिक्य होता है। तो इसको हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के अनुसार क्या था कि भारत के निर्यात उसके आयातों से अधिक थे। ठीक है, भारत के निर्यात जब उसके आयात से अधिक थे तो यानी व्यापार आधिक्य, यानी उनको प्रॉफिट हो रहा है भारत को। ठीक है, तो इससे क्या था, यानी व्यापार शेष का आधिक्य। लेकिन इस आधिक्य का कारण था बड़े पैमाने पर प्राथमिक वस्तुओं यानी कच्चे माल का निर्यात। बिल्कुल, जो निर्यात हो रहा था वो प्राथमिक वस्तु या कच्चे माल का निर्यात हो रहा था, और इससे व्यापार में आधिक्य हो रहा था। व्यापार शेष के आधिक्य का उपयोग देश की समृद्धि तथा विकास के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसका उपयोग भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए और औपनिवेशिक नीतियों को बढ़ावा देने पर खर्च किया गया। बिल्कुल, जो भारत को जो व्यापार आधिक्य हो रहा था, जो भारत से प्राथमिक वस्तुएं या कच्चे माल निर्यात हो रही थी, बाहर जा रही थी, और उससे जो पैसा आ रहा था, जो व्यापार में आधिक्य हो रहा था, उसको देश की समृद्धि के लिए खर्च नहीं किया गया। उसको किस लिए खर्च किया गया? प्रशासनिक खर्चों के लिए, युद्ध के खर्चों के लिए और औपनिवेशिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए। देश के भावी विकास या निवेश के लिए इसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया, जिसका अर्थ क्या है, भारतीय संपत्ति का बड़ी मात्रा में निष्कासन, यानी भारतीय संपत्ति का बड़ी मात्रा में बाहर जाना या भारत की संपत्ति को बड़ी मात्रा में बाहर ले जाना। तो इससे क्या हुआ, तो जो भारत का जो विदेशी व्यापार था वो बहुत ही मंद गति वाला तो नहीं कहेंगे, बहुत ही लॉस वाला था भारत के लिए। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम और भी मुद्दे देखेंगे जो आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा को बताते हैं, और आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी।
अगर ये इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। धन्यवाद।